हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज की नए क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी जो आरओ का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ चीज़ें कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग अपना टारगेट आगे बढ़ा रहे थे, क्लास को कर रहे थे। और अभी यहाँ से अगर थोड़ी-सी अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा और तेज़ करेंगे, क्योंकि देखिएगा जो आपका कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो डेट तो नहीं आया है, लेकिन जो अभी आरक्षित डेट है, वो डेट आपके सामने है कि कौन-कौन सी डेट है ना? 27 अप्रैल और मई, फिर मई में 2 डेट है, 1 जून में है, तो ये 4 डेट मोस्ट संभावना इसी में है। तो ऐसा मान के देखिए, एग्ज़ाम तो होना है, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन अगर जब एक बार अपने आप को इसमें लग गए ना, तो फुल मेहनत कीजिए। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी बटन आ रहा है कि नहीं भाई, इस बार हम थोड़ा-सा चूक गए, ये ऐसे कर लेते, वैसे कर, जो चीज़ें हैं उसको एज़ इट इज़ छोड़िए, है ना? और फुल अपने आप को लगा दीजिए इस तैयारी में। जो भी डेट में जब भी एग्ज़ाम ले आए हो, आपको देना है, और बेस्ट इस बार सिर्फ़ 1 सीट की बात है, लीजिए और अपनी लाइफ़ को एकदम बदल डालिए। उसके लिए बताएँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं बार-बार कहता हूँ, करंट अफ़ेयर आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट सीरीज़ लगाते चलिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा मोस्ट फेवरेट पीडीएफ के लिए, क्योंकि वहाँ से अभी आने वाले समय प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि इस बार पूरा फ़ोकस जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस कैसे क्या करना है, वो चीज़ आपको धीरे-धीरे करके अवेलेबल कराया जाएगा, है ना? और एक क्लास कैसी है, इसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोचिंगों का टेस्ट सीरीज़ है, बहुत जल्द अभी स्टार्ट करा दिया जाएगा। जो भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आएँगी, फटाफट से आपके लिए स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिएगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीज़न करते रहिए, और जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान है, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। जो एक बार गलती कर दी है, वो चीज़ आपके नोट्स में ऐड ऑन हो जानी चाहिए, ताकि दोबारा वो चीज़ आपसे गलत ना हो, ठीक है? तो इतनी सब चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। और ये आपका क्लास 3 है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, उसमें उसका लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप करके क्लास कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी, है ना? तो वो चीज़ वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जितना क्वेश्चन हो रहा है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये भी उसी तरीके का है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला। तो ध्यान से पढ़िएगा, 4 इधर स्टेटमेंट है और आपको इधर मिलान करना है। तो उसी डेटा से संबंधित है ये। पहला कह रहा है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3-4 पॉइंट वन लाइनर तैयार हो जाएंगे। एक तो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन मैच करना है, मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है ना? तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है कोड का, ए बी सी डी करके कैसे मिलान होगा। यहाँ पर अगर आप एक बार देख लें कि पहले का बी का सी का किससे मिलेगा, तो आप आंसर आप अच्छे से मिला पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मिलाइएगा यहाँ से आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वाधिक शहरीकृत जो राज्य होगा, ये, ठीक है? तो इसका हो जाएगा आपका हाँ, शहरीकृत राज्य, तो ये आपका हो जाएगा गोवा, ए का चौथा होगा, ठीक है? और उसके बाद से अधिकतम शहरी वाला जो आबादी, शहरी आबादी पूछ रहा है ना? तो वो राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आप बात करेंगे, तो ये आपका कौन-सा हो जाएगा? या फिर केंद्र शासित प्रदेश अगर इस तरह का कह रहा है, तो ध्यान आपको चला जाना चाहिए, कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो अब इस तरीके से अगर ऑप्शन मिला है, तो ए का चौथा और बी का तीसरा। तो ए का चौथा, बी का तीसरा और पहले सी का आपका पहला आ रहा था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बैठेगा, ठीक? तो देखिए, इस तरह का अगर ऑप्शन में आपको नहीं भी अगर वो रहता, जैसे ये वाला पूछा है, अगर मान लीजिए जब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र, थोड़ा-सा अगर आप हिंट लगाते हैं, मतलब इस तरीके से कि अगर इसमें दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिया है, इन 4 ऑप्शन में अलग है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये दिल्ली ही होगा, ठीक है? और इसका पहला आपका ये हो जाएगा, बी का सी, और ये डी का आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 54 नंबर 54। कह रहा है कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है, वो किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर, अशोधित विवाह प्रजनन, इसमें किसका जो है परिणाम है? कूट आपके पास दिया हो 1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो प्रश्न संख्या 54 का फटाफट से आंसर बताइएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, है ना? ऑप्शन सी। इसमें अगर आप बात करें, केवल 1 और 2 जो है इसमें आपका इसका परिणाम है। जैसे जनसंख्या जो प्राकृतिक वृद्धि है, उसमें विवाह और प्रजनन है, ये इसकी प्राकृतिक वृद्धि में नहीं आता है। विवाह और प्रजनन जो है, जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि कारण है, इसमें ये नहीं आता है। तो सही उत्तर आपका कौन-सा हो जाएगा? पहला है और दूसरा, ठीक है? तो 1 और 2 आपका सही उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है फैक्ट के रूप में एकदम फैक्चुअल है, 55 नंबर।
जनसंख्या का जो 2011 का अंतिम आंकड़ा है, ठीक, उसके अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। तो कितना लिंग अनुपात है? लिंग अनुपात डायरेक्ट आपको फैक्ट के तौर पे पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 40, 900, 43, 45 या 900। ये पर थाउजेंड टू 1000 पे इसको बताया जाता है। तो ये आपका कितना है? फटाफट से अगर उत्तर देंगे आपका 55 नंबर का, तो ये आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 943 की अगर हम बात करें यहाँ पे, बी वाला, तो ये क्या है? भारत का लिंगानुपात है। ठीक, क्या है? भारत का लिंगानुपात है। और ये आप जानते हैं पर हज़ार पे इसको काउंट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 943। अभी कुछ देर पहले हमने शिशु लिंगानुपात की बात की। ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि जो चाइल्ड वाला है, सेक्स रेशियो, वो कितना है ना? आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 56 में? कि वही 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों का आरोही क्रम। ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से पूछ तो लिया। अब यहाँ पे कई बार लोग गलत करते हैं कि इसमें जो क्रम रहता है, आरोही अवरोही दोनों दिया रहता है। जो सामने दिखता है फटाक से आंसर लगा देते हैं, लेकिन नहीं। इसको ध्यान देना है कि आपको आरोही पूछ रहा है कि अवरोही पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 56 में अगर आप बात करें, ऑप्शन कौन कौन से स्टेट का है? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जो आरोही क्रम इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्या होगा? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह के ऑप्शन ऑप्शन सी सही होगा। सबसे ज़्यादा इसमें अगर पॉपुलेशन देखें, जनसंख्या की दृष्टि से टॉप में, तो उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद आपका इसमें महाराष्ट्र और बिहार। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी उत्तर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, 57वां जनगणना 2001 और 11 के मध्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो क्या कह रहा है? गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। फटाफट उत्तर बताएगा। इसमें कह रहा है कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप ध्यान देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नागालैंड। यहाँ पे जो है इस समय जो जनगणना में वृद्धि देखी गई थी 0.6 का नेगेटिवली, इसमें वो देखा गया था वृद्धि दर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्ट के तौर पे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह के फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जब इस तरह का प्रश्न कभी आता है तो लोग कहते हैं अरे नहीं फैक्चुअल हो गया था ये वो, लेकिन कुछ इस तरह के डेटा हैं जो आपको मतलब ना एक्सेप्शनल आपको उसमें आता है अगर रिजल्ट, तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 की जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक जो काल अवधि है उसमें घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जननांगीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांगीय गत्यात्मकता, जननांगीय रूपांतरण। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 58 का आप देखेंगे अगर, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जननांगीय संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो होता है क्या है, जो दीर्घकाल में परिवर्तन होता है उसके अलग अलग उसमें क्या कहते हैं सिद्धांत है। उसमें जो जननांगीय संक्रमण है, इसका अगर हम बात करें तो इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, जननांगीय संक्रमण के 4 चरण होते हैं, जो अलग अलग फेज है। जैसे एक में पहला में क्या होता है कि मतलब प्रथम चरण में अगर देखें तो उच्च जन्म दर भी होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। तो चारों चारों अगर आप इसके जो पॉइंट है वो आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 59। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो अब देखिए इस तरह के प्रश्न भी रहते हैं। तो पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, है ना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 59 का? है ना, 59 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे इस राज्य में सर्वाधिक क्या है? अनुसूचित जातियों की संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बदलते पैटर्न के अनुसार आपको आर ओ है ना, और यूपीपीसीएस का जो मेन जो एक प्रीलिम्स का कीवर्ड अगर मैं कहूँ पास करने का, तो वो है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस पे जितना करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस किस तरीके से कि आप प्रश्नों को टॉपिक पढ़िए, पहली चीज़ तो उस टॉपिक को पढ़िए, नहीं पढ़ रखा है तो अगर ज़्यादा दिन होगा तो उसको रिवाइज कीजिए, तब कीजिए। पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तब जा करेंगे। और जो गलत पॉइंट हो रहा है उसको आप एक ऐसे व्हाइट शीट लीजिए, वहाँ नोट डाउन करते रहिए। कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है उसको कैसे करना है ना? तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तब जाके आपका कुछ एक बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, भारत में जननांगीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? ये कईयों बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो 21, 1947, 51 और 1982। आप सबको ये अच्छे से तैयार होगा कि ये कौन सा है। ये विभाजन का वर्ष जो है आप देखेंगे 1921 है। ठीक है, इसमें क्या था
ये जो है जनगणना इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है इसमें, क्योंकि एकमात्र जो ऐसा वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में क्या देखी गई थी, कमी देखी गई थी। और 1921 के बाद से अगर हम देखें तो लगातार क्या हुई है, उसमें वृद्धि रही है। तो ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शनल रहा है, तो 1921 आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 61 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न किस तरीके से कि राज्य है वो, उसका लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन जो है, प्रश्न इसका उत्तर मैं आपको एक बार पहले दे चुका हूँ इसी प्रश्न में, जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो अगर आप आंसर पहुंच गए होंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जो है 949 है आपका। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो 943 है। कितना है, 943 है आपका राष्ट्रीय स्तर का है, और 943 झारखंड का है। इस पे क्वेश्चन भी अभी पीछे हमने जो पिछली वाली क्लासेस में बताया था कि इकोनॉमिकल रूप से आप देखें स्ट्रांग होते हुए भी हरियाणा जैसे राज्य का लिंग अनुपात कम रहता है, और झारखंड जैसे इस तरह का बैकवर्ड जो इकोनॉमिकल रूप से अगर आप कहें तो उसका ज़्यादा है। तो इसका कारण मीन्स में आपसे एक तरह का प्रश्न इस पे पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। आगे बढ़ेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा 62 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है, क्या है, ये न्यूनतम है। तो ध्यान दीजिएगा किसका न्यूनतम है, तो कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर और हवेली। चार ऑप्शन है, फटाफट सही उत्तर बताइएगा। तो 62 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने बता रखा था केंद्र शासित प्रदेश में इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और यहाँ पर लगभग जो 46 के आसपास ये इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए। एक और चीज़ है, देखिएगा जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है ना, वो थोड़ा-सा आप बार-बार बीच-बीच में जो है पीवाईक्यूज़ देखते रहिएगा। उससे आपको जो पैटर्न है और उसके प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसका आपको थोड़ा-सा एक आइडिया लगता रहता है। तो इस तरीके से, है ना, रिवीजन करने में भी आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर। देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? न्यूनतम थी पूछा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश। क्या पूछ रहा है, महिला साक्षरता न्यूनतम की बात पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 63 जो है आपको बताना है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। का जो सही उत्तर हो जाएगा साथी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है इसके हिसाब से बहुत कम थी, लेकिन अगर एक ऑप्शन में अगर हम देखें तो उसमें दिया नहीं है बिहार, लेकिन उसमें राजस्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर 52% के आसपास थी, है ना। तो बिहार जो है इससे भी कम था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राजस्थान इसे उसमें वहाँ पे जो है 51.5 के आसपास, है ना, जो क्या थी वहाँ पे महिला साक्षरता दर थी। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। देश में अगर हम बात करें, मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पर जो महिला साक्षरता है वो आपका, वो है आपका कितना, 64.46% के आसपास ये जो है देश में कुल के ये महिला साक्षरता है, ठीक। अगला ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मतलब रैंडमली कह लिया, यहाँ से एक प्रश्न बनता है सिर्फ इसी पॉइंट से। इकोनॉमी के महत्वपूर्ण ये वक्र हैं, जिन वक्रों पे अगर बात करें तो जैसे कह रहा है बेकर वक्र, ठीक है, लाफर और फिलिप्स, है ना, इस तरह कुछ कर्व हैं, और इन कर्व के बारे में, वक्र के बारे में वो बताना है कि क्या इसमें कौन सा सही है, यानी जो सामने दिया वो बात सही है या नहीं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस तरीके से ये होगा, क्या कर्व बनता है। पहला कह रहा है बेकर कर्व में प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच का ये संबंध है, ठीक है, प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच का संबंध है। और दूसरा कह रहा है लाफर वक्र में आय विषमता का मापन करता है, क्या करता है, आय की जो विषमता उसकी माप करता है, ठीक है। और एक है फिलिप्स वक्र, ये कह रहा है मुद्रास्फीति और रोजगार के बीच जो है संबंधों का विश्लेषण करता है। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। इस तरह कुछ वक्र और हैं जो हम आपको अगर ध्यान हो, तो जो लोग रेगुलर क्लास में उनको शॉर्ट नोट्स जब बता रहे थे, है ना, जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स रिवीजन वाला बताए थे, उसमें सारी चीज़ें हम एक जगह मेंशन कर दी थे। लाफर कर्व, फिलिप्स वक्र, है ना, और कुछ नेटवर्क, सारे के सारे जो इकोनॉमिक वक्र थे वो बताया भी था, वहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही बनेगा, तीनों के तीनों सही है या एक दो, एक तीन, कौन सा इसमें आपका सही बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सही आपको बन रहा है वो ऑप्शन एक और तीन, ठीक है, एक और तीन जो सही बन रहा है। पहला अपने आप में सही है कि पर्यटन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध बनता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो जो है उल्टे यू आकार का बनता है। कैसा बनता है, उल्टा यू आकार का बनता है ये ग्राफ इसका। लापर वक्र की बात करें तो ये आय की विषमता के बारे में बात नहीं करता है,
ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? तो लाफर वक्र की अगर हम बात करेंगे तो ये बात करता है, आप देखेंगे राजस्व की प्राप्ति, ठीक है, जो राजस्व उसकी प्राप्ति अब प्लस जो टैक्स का रेट है ना, टैक्स रेट, टैक्स का दर जो है उसके बारे में बात करता है। तो 2 वाला तो आपका गलत हो गया, यहाँ पे दूसरा काट देंगे, बच जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा अपने आप में सही है, फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और रोजगार के दर के बीच में इसका विश्लेषण करता है, ठीक है। बात करेंगे थोड़ा-सा, अगर आपको मैं आइडिया दूँ, तो देखेंगे कि क्या कहते हैं, फिलिप्स कर्व जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। फिलिप्स कर्व अगर देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है और इधर आपका इन्फ्लेशन रहता है, ठीक। और दूसरा कर्व जो है आपका लाफर जो है, वो आपका 1 पॉइंट तक जाता है और वहाँ से फिर ऐसे नीचे आता है ना? तो इस तरीके से सारे कर्व्स हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा, एक बार अपने नोट्स में जाइएगा, जो लोग नहीं नोट्स है जिनके पास, वो टेलीग्राम से जाके पिन मैसेज देख लीजिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है ना, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाएँगे तो पिन्ड मैसेज है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवीज़न हो जाएँगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 65, ग्रेट डिप्रेशन मंदी किस वर्ष हुआ था? तो फटाफट से बताइए, डायरेक्ट ईयर पूछा है। 1927, 28 या 29 या 30, ठीक है? फटाफट से आंसर बताइए, ये जो है इसमें हुआ क्या था? ये मार्केट क्रैश की घटना थी, तो लगभग ये 1929 का ये डेट है। इसमें जो है अ, जो आप देखिए कि विश्व स्तर पर सबसे खराब मंदी थी, जो लगभग 1929 से लेके, है ना, ये 1939 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, ये स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुई थी, जिसके बाद से वॉल स्ट्रीट और बाकी अन्य चीज़ों में मतलब बहुत सारा एक जो निवेशक थे उनका पैसा डूब गया था और बहुत भारी लेवल पे ये था मंदी। तो ग्रेट डिप्रेशन मंदी का ईयर आप देखेंगे 1929, ठीक। आगे बढ़िएगा, फिर से एक स्टेटमेंट वाला बढ़िया सा प्रश्न, ठीक। कह रहा है 66 नंबर, किस सैद्धांतिक जो रूप में यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी कह रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि है। फटाफट से बताइए कि इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन चारों मैंने आपके पास अपडेट कर दिए, फटाफट से आप अपना आंसर टिक कीजिए। तो प्रश्न संख्या 66 जो है, इसमें किसको उस समय की करते समय नहीं रखा है, तो ऑप्शन बी होगा, जो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के रूप में वृद्धि ली जाती है, उसको जो है सैद्धांतिक रूप से अगर आप बात करें, तो उसके विकास में इसकी कल्पना नहीं की जाती है। आर्थिक विकास में अगर आप बात करें तो जीडीपी, जीएनपी, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न का 67 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सर्वप्रथम किसने जो है अभिनिश्चित किया कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यानी सिंपल से पूछ रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, पीसीआई, उसको 20 रुपए किसने कैलकुलेट की थी, ईयर बता दिया है। तो ऑप्शन है कि जो एमजी रनाडे थे उन्होंने, आश्रित दत्त ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, दादाभाई नौरोजी ने। सही उत्तर क्या होगा? आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 67 नंबर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने इस चीज़ को किया था, इनके बारे में चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो उस समय रुपए का आकलन किया था, 20 रुपए इन्होंने आकलन किया था पर कैपिटा इनकम, और के साथ इनका एक बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार वो चीज़ पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो जो राष्ट्रीय आय है वर्तमान में, उसकी गणना कौन करता है? तो सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिक जो ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा की जाती है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 68। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है? तो योजना आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एनएसओ, किसके द्वारा? एनएसओ। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समंकों का इसमें गणना किया था एनएसओ, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, ठीक है। इसमें जो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, है ना, तो ये उस टाइम के प्रश्न था, उसमें जिसकी स्थापना जो है ना, जब की गई थी तो उस टाइम इसके द्वारा की गई थी, सीएसओ, ठीक है। बाद में जो है अगर आप बात करें तो वर्तमान में शायद आपका सीएसओ के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनएसओ को मर्ज करके बना दिया गया था। अगला प्रश्न है जो 69 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास की जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था, ठीक। महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, है ना, ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड, जेम्स टोबिन, ठीक है। तो इसको किसने इस बात के रूप में इसको बनाया था? 69 नंबर है। तो इसको परिभाषित करने का जो है श्रेय जाता है महबूबुल हक को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 60 कितना नंबर हम लोग कर लिए थे? 69 कर लिए थे। हाँ, गरीबी वाला कर लिए। ये करिए 70 नंबर देखिए। कह रहे हैं कि वर्तमान में जनसंख्या के जो सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और जो अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ऑप्शन देखिएगा, आर्थिक वृद्धि, संपोषणीय विकास, आर्थिक विकास या मानव विकास। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का है। फटाफट से इसका उत्तर बताइए। 70 नंबर का जो आपका उत्तर होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड संपोषणीय विकास, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। ये जो देखिएगा आप 1962 में कि जो वैज्ञानिक रहे रचेल कार्सन, इनका नाम पूछा जा चुका है कई बार। रचेल कार्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। क्या? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ये नाम और ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो उतने में ये पुस्तक लिखी थी, इनका नाम ध्यान रखिए। और एक जीव वैज्ञानिक है जो पॉल इरलिच इनका नाम है। उनकी पुस्तक है एक द द पॉपुलेशन बम। ठीक है, तो यहाँ से इन सब चीज़ों की अवधारणा का स्टार्ट हुआ था जो बेसिकली चर्चा में आया। लेकिन जो इसका अगर बेसिकली ओरिजिन देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बर्टलैंड की रिपोर्ट है ना, 1987 की, 1987 की अगर आप देखें, एक बर्टलैंड रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट। उसमें एक क्या कहते हैं, हमारा साझा फ्यूचर करके, साझा भविष्य करके उसमें एक थी। उसी के साथ जो ये मॉडल पूरा निकल के सामने आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो बी आंसर रहेगा। बाकी जो इसका अन्य चीज़ बताएं आपको ध्यान में रखना है। अगला 71 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में शामिल नहीं है? तो मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु की दशा, वर्षा की मात्रा, भूमि स्वामित्व धारिता। इतनी सारी चीज़ें हैं, फटाफट से आंसर बताइए कौन सा होगा। 71 नंबर का, तो इसका सही उत्तर होगा भूमि की जो स्वामित्व धारिता है, ये इस चीज़ को डिफाइन, मतलब उसमें शामिल ये नहीं है, क्रॉप पैटर्न को डिफाइन नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु की दशा, वर्षा का मौसम, सब के सब क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नई पोषक जो तत्व है आधारित सब्सिडी योजना प्रभावी हुई थी कब से? 10, 11, 12, 9। ईयर डायरेक्ट पूछा हुआ फैक्ट के रूप में। अब यहाँ से फैक्ट आगे अगर पूछ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। उसमें जो आपको मैच करने के 4 ईयर करके दे देगा, तो आपको अगर ये फैक्ट तैयार रहेगा तो आगे आपको काम आने वाला है। सही उत्तर इससे क्या हो जाएगा? 72 का आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन है 2010 से। ठीक है, जो फॉस्फेट और पोटास उर्वरक है उस पर सब्सिडी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2010 से की जा रही है। 1 अप्रैल 2010 से की जा रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, छोटा सा प्रश्न देखिए। आर्थिक नियोजन जो है नीति सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या किसी निर्दिष्ट सूची में नहीं। तो फटाफट देखेंगे प्रश्न संख्या 73, आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची में आता है? तो ये 7वीं जो अनुसूची है उसमें ये समवर्ती सूची में आता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 74 नंबर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी तो वर्ष 2010 में, 11, 12 या 13 में? तो इसे भी एक फैक्ट के तौर पे है, फटाफट से ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर क्या बनेगा? 74 नंबर है, देखिए इसका आंसर बताइए। तो ये जो देखेंगे इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी तो होगा 2011 में। ठीक है, 2011 में यहाँ पे जो है इसका निर्माण किया गया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, मिलान वाला। फिर से वही एक ईयर है। ये चारों बैंकों का नाम, औद्योगिक संस्थान जो है स्थापना वर्ष मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप सही सही दें, फटाफट से देखिएगा। IFCI, ठीक है, IFCI। उसके बाद से इसका स्थापना आई, जो IDBI, IIBI है ना, SIDBI, ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पे संस्थान है, इसको आप अगर आप देखें तो इसका आपका ईयर बताना है, किस किस में ये कौन सा हुआ था। मैच कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है उसको देखिए, पहले एक बार ध्यान से देखिए कौन किससे मिलेगा। पहला ABC किससे मैच होगा, ऑप्शन देखिए, कुछ आइडिया लगा है ना। इसका जो आपका सही उत्तर होगा मैं बता दूं, 75 का आपका ऑप्शन सी बैठेगा। सी पे कर बैठा तो पहले का जो है आपका जो है बन रहा है क्या कहते हैं, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा आपका बना है ना, बी का पहला बन रहा है, और आप देखेंगे जिसके साथ साथ सी, सी का आपका कौन सा बन रहा है, चौथा, और डी का तीसरा। तो इस तरीके से ईयर है ना। इसमें नाम मैं आपको अलग से कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि कौन कौन सा किसका क्या बन रहा है। तो उसमें देखेंगे एक है IFCI, इसका आपका 1948 है, 1948। ICICI अगर बात करें, एक और संस्था, इसका ध्यान दीजिएगा, 1955 में ये। IDB जो है, IDBI का, इसका आप अगर आप देखें 1964 है।
ठीक है? किस तरीके से रहेगा ये सारा का सारा शॉर्ट नोट्स में बता दिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 76 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो उद्यम विकास उसका अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005, 6, 7, 8 फटाफट से बताइए कब पारित किया गया था? तो 76 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है? 76 का ऑप्शन बी, 2006 में इसको पारित किया गया था, ठीक है? ऑप्शन 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश, देश। तो यहाँ पे देखिएगा कौन-सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पहला रण जो है जर्मनी, दक्षिण का जो आप देखेंगे न्यू इंग्लैंड जो है आपका यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली, कांटो का मैदान जापान। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 2 रण का क्षेत्र जर्मनी के एक औद्योगिक क्षेत्र है। ये चीज़ थी कि आपका न्यू जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है, ये आपका जो है यूनाइटेड किंगडम दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये आपका यूएसए का एक क्षेत्र है। किसका? यूएसए का एक क्षेत्र है। तो बी वाला आपका गलत हो जा रहा है ना? और गलती में बताना तो वही सही हो गया। पो घाटी आपकी इटली में, कांटो का मैदान आपका जापान में, ये चीज़ अपने आप में सही है। ठीक, पहला सही है, तीसरा सही है और डी सही है। गलत क्या है? दक्षिण न्यू इंग्लैंड आपका यूएस यूनाइटेड ना होके कहाँ पे? यूएसए में। ये पॉइंट ध्यान रखना है, यही हमको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उद्योग का नाम है केंद्र है। मिट्टी के खिलौने आगरा, टार्च निर्माण आपका लखनऊ, है ना? पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, बेंत की जो छड़ियाँ हैं आगरा और मेरठ, इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? किस कुटीर उद्योग में अगर आप बात करेंगे, है ना? 78 का आप देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर बनेगा। ये आपका बेंत की छड़ियाँ जो है आगरा और मेरठ में इस चीज़ का नहीं है। ये आपका कहाँ पर बेंत की छड़ियाँ अगर बात करें तो आपका ये बनता है बरेली में, ठीक है? बरेली से संबंधित है, ठीक? तो बाकी 3 जो है आपका ये सही अपने आप में, इनको भी तैयार रखिएगा। बेंत की छड़ियाँ, बी से या ब से बेंत की छड़ियाँ, बरेली याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिएगा साथियों, देखिएगा यहाँ तक आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे आरओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको हमने बता दिया जो आपका आरक्षित डे है वहीं पे होना है। तो फर्दर आप अपनी तैयारी को उसी को मान के अच्छे से तैयार कीजिए। पीसीएस वाला जो है मेंस का आप देख ही रहे हैं, अगर आपका अच्छा गया है तो आप मेंस में लगिए, है ना? उसके लिए प्रॉपर एक दिन क्लास लेके उसका शेड्यूल बता देते हैं कैसे-कैसे पढ़ना है। 2025 पीसीएस वाले क्या करें, कैसे करें, उसके लिए भी एक सारी चीज़ें लेकर आएँगे। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग करंट अफेयर्स के लिए फटाफट से जुड़िएगा। जो भी क्लास है उस क्लास को अच्छे से कीजिए। एक मंथली मैगज़ीन जो भी फॉलो करना है कीजिए। हम यहाँ पे आपको क्रॉनिकल मैगज़ीन चला रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आप करना चाहें तो कीजिए यहाँ से, है ना? लेकिन ये रहेगा करंट अफेयर के लिए मंथली मैगज़ीन फॉलो कीजिए। एमसीक्यू क्लासेज़ हैं उसको भी अच्छे से कीजिए। ये सब सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है? पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम से जॉइन कर लीजिएगा और फीडबैक देते रहिएगा, जो भी आपका रहेगा। उससे ये पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं क्लास में, क्या है, कैसे चीज़ें आगे कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।